क्या तुम यहां दोबारा अपनी सरेआम बेइज्जती करवाने आए हो? नहीं, मैं यहां अपनी वापसी करने आया। अध्याय 40। एक प्रलयकारी चमक। जब रुद्र पहली बार मुख्य गुरु मल्लिका की मेज की तरफ बढ़ा तो विरले ही लोगों का ध्यान उस पर गया था। उदाहरण के लिए विद्यापीठ के अखाड़े के एक निजी कमरे में बैठी चंडेल महल की औरतें अभी भी अपनी मिथ्या शान बघारने और डींगे हाँकने में मगन थीं। औरतों का ये गुट निहायत ही रूपवती और रसूखदार महिलाओं से बना था, जिनकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि खुद गुरु चंडेल की पत्नी शालिनी कर रही थी। उन सभी के पति सिंह और चंडेल व्यापारी संघ के कद्दावर ओहदेदार थे, जो उन्हें अग्निप्रस्थ की सबसे धनी और प्रभावशाली औरतों में से एक बनाते थे। शालिनी दीदी, आपके बच्चों की परवरिश सच में बेमिसाल है। आपके दोनों बेटे इतने होनहार और आकर्षक हैं। काश मेरा बेटा भी उनसे कुछ सीख पाता। चिन्मय और चिराग ने तो अग्निप्रस्थ की न जाने कितनी लड़कियों के दिलों पर जादू कर रखा होगा। हमेशा की तरह शालिनी उन चापलूसी भरे शब्दों का पूरा लुत्फ उठा रही थी। उसके बैठने का गुरूर भरा अंदाज साफ बता रहा था कि यही वो शाही जिंदगी थी जिसके उसने हमेशा से सपने देखे थे। आप सबको भले ही मेरी जिंदगी से ईर्ष्या होती हो, लेकिन आपको नहीं पता कि मैंने इस परिवार के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अपने दोनों लड़कों को पालना और एक इतने व्यस्त पति को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, शालिनी ने कहा। बिल्कुल, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही तो हाथ होता है। मैं तो बस यही दुआ करती हूं कि चिराग अपनी तरफ से पूरी जान लगा दे और अपनी क्षमता के हिसाब से बेहतरीन प्रदर्शन करे। फिर जब वो रैंकिंग परीक्षा में पहला मुकाम हासिल कर लेगा तो वो सीधे स्वर्ग खंड में जाकर चिन्मय के साथ साधना कर सकेगा। शालिनी अखाड़े की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए एक प्रचंड महत्वाकांक्षा चमक रही थी। शालिनी दीदी, आपको फिक्र करने की रत्ती भर जरूरत नहीं है। चिराग के पास जो अद्भुत टैलेंट है, उससे वो यकीनन पहला मुकाम हासिल कर लेगा। उन औरतों की चापलूसी ने शालिनी के घमंड को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। शालिनी को अचानक रुक्मिणी और उसके उस अधेड़ बेटे की याद आ गई, जो आज इसी प्रवेश परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाने आने वाला था। अपनी उम्र के हिसाब से वो लड़का अभी भी सिर्फ नाड़ी जागरण के 7वें स्तर पर ही धक्के खा रहा है। उसके लिए इस परीक्षा का पहला हिस्सा पार करना भी नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, उसका जीवन बंधन प्राणी सिर्फ एक जंगली और रद्दी कीड़ा है। शालिनी ने मन ही मन सोचा। उन दोनों के बारे में सोचते ही उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई थी। जब तू मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आई थी तो मैंने तुझे रहने के लिए एक जगह की खैरात दी थी, लेकिन तूने उसे ठुकराकर अपने गुरूर को चुना। अब जब तेरा बेटा इस परीक्षा में कुत्तों की तरह जलील होकर फेल होगा और तू खुद अपनी मौत से सिर्फ एक कदम दूर होगी, तब मैं देखूंगी कि तू अपना वो तथाकथित राजसी गुरूर कैसे बचाती है। जाहिर है उसने अपनी ये विषैली और ओछी बातें किसी के सामने जोर से नहीं कहीं। उसके आसपास बैठी औरतें अभी भी उसके बच्चों की तारीफों के पुल बांध रही थीं। शालिनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अखाड़े में अब रुद्र की ही बारी आने वाली थी, जहां उसके जीवन बंधन प्राणी का अकल्पनीय सच पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। पूरे 3 साल बाद मुख्य गुरु मल्लिका के सामने जाने में रुद्र को थोड़ा अजीब और झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन आखिर में उसने अपनी हिम्मत जुटा ही ली। वे मेज के पीछे बैठी थीं और उनके कसे हुए कपड़ों में उनके बदन का मादक उभार साफ झलक रहा था। रुद्र कुछ तेज कदमों से चलकर उनके सामने पहुंचा और अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। मुख्य गुरु मल्लिका, मैं हूं रुद्र। वे उस सितारा रत्न को गहराई से देख रही थीं, इसलिए उन्होंने शुरुआत में उस नौजवान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज सुनी और अपने उस पुराने छात्र को देखा, तो उनकी बिल्कुल भावहीन और सर्द नजरें तुरंत रुद्र पर जाकर गड़ गईं। कुछ पलों तक उसे घूरने के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुम यहां दोबारा अपनी सरेआम बेइज्जती करवाने आए हो? नहीं, मैं यहां अपनी वापसी करने आया हूं, रुद्र ने निहायत ही शांत आवाज में जवाब दिया। किस चीज के सहारे? उनके मन में भारी शक था, लेकिन उन्होंने रुद्र को तुरंत वहां से भगाया नहीं।
उनके सर्वोच्च स्तर पर सिर्फ एक सरसरी नजर डालकर वे बता सकती थीं कि अपना जीवन बंधन प्राणी खोने के बावजूद रुद्र की प्राण ऊर्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। मुख्य गुरु, कृपया एक बार इसे देखिए। रुद्र ने जुगनू को अपने आत्मकक्ष से बाहर निकाला। यह विद्यापीठ में जुगनू की पहली धमाकेदार एंट्री थी। कितने आज्ञाकारी बेटे हो तुम। आज सच में मेरा चिकन डिनर करने का मन था। मल्लिका की भौहें सिकुड़ गईं। रुद्र के पास वापसी करने के लिए कोई घातक हथियार या प्राणी नहीं था, तो क्या वो यहां सिर्फ उनके साथ मजाक करने और उनका वक्त बर्बाद करने आया था? मजाक छोड़िए मुख्य गुरु, ये चूजा मेरा नया जीवन बंधन प्राणी है, रुद्र ने सफाई दी। मल्लिका की नजरें उस छोटे से पीले चूजे और रुद्र के बीच झूलने लगीं। वे साफ देख सकती थीं कि रुद्र कोई मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस बात को लेकर एकदम दृढ़ है। ठीक है, दिखाओ मुझे कि तुम्हारे पास क्या है। अब उनकी भौहें तनी हुई नहीं थीं। उन्होंने आराम से अपने हाथों की हथेलियों पर अपनी ठुड्डी टिका ली और तमाशा देखने के लिए तैयार हो गई। बिल्कुल, रुद्र जुगनू को उस सितारा रत्न के पास ले गया। सच तो यह था कि जैसे ही रुद्र ने अपने उस विचित्र और कमजोर से प्राणी को बाहर निकाला था, उसने पहले ही बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उदाहरण के लिए ईशा और विक्रम एक तरफ खड़े होकर खी कर रहे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने रुद्र के उस दयनीय प्राणी को अपनी आंखों से देखा था। क्या यह कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है? भीड़ के ज्यादातर लोग बस अपना सिर हिला रहे थे। आखिर विद्यापीठ आजकल किस तरह के जोकरों को दाखिला दे रहा था? मुख्य गुरु मल्लिका इकलौती ऐसी इंसान थी जो रुद्र को हिकारत से देखने के बजाय भारी दिलचस्पी के साथ घूर रही थी। जहां तक उन्हें याद था, उस शर्मनाक कांड को छोड़ दें तो रुद्र हमेशा से एक मेहनती, होनहार और सच्चा छात्र रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो 3 साल बाद यहां वापस लौटेगा, और वो भी एक ऐसे अचूक और सर्द आत्मविश्वास के साथ जो उसकी उम्र के बच्चों में होना नामुमकिन था। और इस तरह विद्यापीठ के हजारों गुरुओं और छात्रों की आंखों के ठीक सामने रुद्र ने उस छोटे से चूजे के पैर पर एक हल्का सा कट लगाया और उसके खून की एक बूंद उस सितारा रत्न पर टपका दी। जैसे ही उस रत्न ने खून को सोखा, वो लाल रंग की रोशनी से चमकने लगा। लाल? तो क्या यह सच में एक सितारा प्राणी है? क्या यह विद्यापीठ के इतिहास का सबसे भद्दा मजाक है? लेकिन इससे पहले कि भीड़ कोई और ताना मार पाती, वो रत्न अचानक नारंगी रंग में बदल गया और उसकी रोशनी पहले से भी अधिक तीव्र हो गई। आमतौर पर एक सितारा रत्न सीधे उसी रंग में चमकता था जो प्राणी का असली दर्जा होता था। रंगों का इस तरह धीरे धीरे बदलना एक अत्यंत दुर्लभ और विस्मयकारी मामला माना जाता था। ऐसे मामलों में जो आखिरी रंग दिखाई देता था, वही प्राणी का प्रामाणिक दर्जा होता था। एक 2 सितारा प्राणी भी यहां हंसी का ही पात्र था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो सितारा रत्न एक बार फिर से बदल गया और इस बार वो पीले रंग में धधकने लगा। 1 मिनट। अब इसके बाद जो हुआ वो वहां मौजूद हजारों लोगों की सोच और समझ की सीमाओं से बिल्कुल परे था। उस सितारा रत्न का रंग लगातार बदलता जा रहा था और उसकी रोशनी की ताकत भी हर पल प्रचंड होती जा रही थी। जल्द ही वो हरे रंग में बदल गया, जिसका मतलब था कि वो छोटा सा चूजा एक 4 सितारा प्राणी था। लेकिन अगले ही पल वो रत्न एक चकाचौंध करने वाले गहरे नीले रंग में धधकने लगा। ये नीला रंग इतना सघन और स्पष्ट था कि रुद्र के आसपास खड़े ज्यादातर नौजवानों के रत्नों की चमक इसके आगे फीकी पड़ गई थी। अग्नि पदक लेकर आने वाले ज्यादातर नौजवानों के पास 5 सितारा प्राणी ही होते थे, जिनमें से उच्च स्तर वाले प्राणियों को विद्यापीठ के सबसे श्रेष्ठ और बेहतरीन प्राणी माना जाता था। उस चमकदार नीले रंग को देखकर अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि यह छोटा सा चूजा एक उच्च स्तर का 5 सितारा प्राणी है। जैसे ही लोगों को लगा कि अब यह सिलसिला खत्म हो गया है, वो सितारा रत्न अचानक हल्के जामुनी रंग में तब्दील हो गया। जामुनी रंग, ये 6 सितारा प्राणियों की पहचान थी, बिल्कुल चिराग के उस 6 सितारों वाले सुनहरे शेर की तरह।
विद्यापीठ ने अब तक जिन हजारों बच्चों की परीक्षा ली थी, उनमें से मुश्किल से सिर्फ 1 दर्जन बच्चों के पास ही 6 सितारा प्राणी थे, और उनमें से भी ज्यादातर निचले स्तर के थे। सिर्फ चिराग का शेर ही इकलौता उच्च स्तर का प्राणी था। ज्यादातर 6 सितारा प्राणी विशालकाय, विकराल और राजसी जानवर होते थे। यह सोचना भी बेतुका लग रहा था कि एक इतना छोटा और प्यारा सा दिखने वाला चूजा एक महाविनाशक 6 सितारा प्राणी हो सकता है। लेकिन यह अभी भी अंत नहीं था। तमाशा देखने वालों की सांसें हलक में अटक गईं जब उस सितारा रत्न का हल्का जामुनी रंग और भी सघन और गहरा होने लगा, यहां तक कि वो लगभग बैंगनी रंग के करीब पहुंच गया। इसका सिर्फ एक ही अकल्पनीय मतलब हो सकता था कि वो छोटा सा चूजा एक उच्च स्तर का 6 सितारा प्राणी है, बिल्कुल उसी अभेद्य स्तर का जिस स्तर पर चिराग का वो सुनहरा शेर था। और अगर सच कहा जाए तो शायद ये चूजा उस शेर से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ था, क्योंकि लोग साफ देख सकते थे कि इस रत्न से निकलने वाली रोशनी उस शेर के रत्न से भी ज्यादा तेज, चकाचौंध और भारी थी। बिल्कुल चिराग के वक्त की तरह इस अकल्पनीय और प्रलयकारी चमक ने पूरे अखाड़े का ध्यान रुद्र और जुगनू की तरफ खींच लिया था। वो रंग आखिरकार एक अथाह गहरे जामुनी रंग पर जाकर रुक गया। अगर वो सितारा रत्न अपना रंग बदलना जारी रखता और बैंगनी हो जाता, तो भीड़ यही मान लेती कि वो रत्न यकीनन खराब हो चुका है। आखिरकार 7 सितारा प्राणियों को पैदा होने के लिए सर्वोच्च दर्जे के जादुई खजाने की जरूरत होती थी, और उनका कुदरती रूप से पैदा होना लगभग नामुमकिन था। क्या यह सितारा रत्न खराब हो गया है? भीड़ के ज्यादातर लोग रुद्र और उस छोटे से चूजे को फटी आंखों से घूर रहे थे। उनके लिए यह विश्वास करना असंभव था कि इतना छोटा और मासूम सा दिखने वाला जीव एक सर्वनाशक 6 सितारा दरिंदा हो सकता है। मुझे तुरंत एक दूसरा सितारा रत्न लाकर दो, अभी। खुद मुख्य गुरु मल्लिका भी इस विस्मयकारी नतीजे को देखकर अंदर तक हिल गई थी। एक नए सितारा रत्न के आने के बाद और वहां मौजूद हर एक इंसान की पैनी और शंकित नजरों के ठीक बीचों बीच रुद्र ने उस चूजे के खून की एक और बूंद उस नए रत्न पर टपका दी। नतीजा बिल्कुल वही था, एक अथाह गहरा जामुनी रंग, जो चिराग के उस शेर की रोशनी से भी कहीं अधिक तेज और अंधा कर देने वाला था। एक सितारा रत्न का खराब होना तो फिर भी मुमकिन था, लेकिन 2 रत्नों का एक साथ खराब होना नामुमकिन था। यह इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत था कि जुगनू एक उच्च स्तर का 6 सितारा प्राणी है। और अपनी पूरी तसल्ली के लिए मल्लिका ने खुद झुककर उस चूजे की आंखों में चमकते हुए वो 6 सितारे भी गिन लिए थे। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे अखाड़े में रुद्र के नाम की कानाफूसी और चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग इस नौजवान को पहचानते भी नहीं थे। रुद्र, तुम्हारी किस्मत तो सच में अद्भुत निकली। किसी 6 सितारा जंगली जानवर के बच्चे को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है, और मुझे यह भी पता है कि रक्त समझौते के कामयाब होने की उम्मीद न के बराबर होती है। मल्लिका रुद्र की आंखों में सीधे देखते हुए बोली, और उनके चेहरे के भाव कुछ पलों पहले से बिल्कुल भिन्न और गंभीर थे। मुख्य गुरु, लोग कहते हैं कि जो लोग दिखने में रूपवान और कातिलाना होते हैं, उनकी किस्मत भी उतनी ही बेमिसाल होती है, और मुझे लगता है कि वे बिल्कुल सही कहते हैं। रुद्र ने मजाक किया। बुरा नहीं है, लगता है तुम इन 3 सालों में काफी बड़े और समझदार हो गए हो। ऐसा लगता है कि मुझे किसी दिन तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कुछ गहरी बातें करनी पड़ेंगी। मल्लिका ने अपनी पलकें झपकाईं। उनकी वो कातिलाना अदा किसी भी आम आदमी के ईमान को डगमगाने के लिए काफी थी। सिर्फ हम दोनों अकेले में? लोग हमारे बारे में न जाने क्या क्या गलत बातें सोचने लगे, और मुझे आपके उन पागलों की तरह पीछे घूमने वाले प्रेमियों से पिटने का भी डर लगता है। रुद्र ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे ये देखकर सच में अचंभा हो रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी मजाक करने की हिम्मत बची है।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक 6 सितारा प्राणी होने से तुम्हारे लिए यहां के रास्ते आसान हो जाएंगे? मल्लिका को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के अंदर इतना अडिग आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। वे किसी भी और इंसान से बेहतर जानती थीं कि 3 साल पहले वाले उस कांड का असर कितना विनाशकारी था। एक बार जब पूरे अखाड़े में रुद्र के नाम का ऐलान होगा तो उसे एक ऐसे निर्मम और खूनी तूफान के ठीक बीचों बीच फेंक दिया जाएगा जहां से जिंदा बचना नामुमकिन होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं पिछले 3 सालों से इसी प्रलयंकारी तूफान के लिए तो तैयारी कर रहा था। यह कहते ही रुद्र के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और उसने मल्लिका को निहायत ही खूंखार नजरों से घूरा। रुद्र की इन बातों ने मल्लिका के अंदर उसके लिए एक असीम दिलचस्पी पैदा कर दी थी। वे ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि कोई इंसान सिर्फ 3 सालों में इतना घातक और अभेद्य कैसे बदल सकता है। आखिर उन 3 सालों के नर्क में ऐसा क्या हुआ था? खैर, मैं बस यही दुआ करूंगी कि तुम इस अखाड़े में कोई ऐसा ऐतिहासिक तमाशा दिखाओ जो सबको याद रहे। मल्लिका को पूरा यकीन था कि उन्होंने किसी गलत इंसान पर भरोसा नहीं किया है। वे बस यही उम्मीद कर सकती थीं कि रुद्र के दिमाग में कुछ ऐसी अचूक योजनाएं चल रही होंगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, रुद्र के 1 सितारा चूजे ने 6 सितारा बनकर पूरे अखाड़े में तबाही मचा दी है। शालिनी का गुरूर और सुमेर प्रताप की उम्मीदें अब एक ही झटके में खाक होने वाली हैं। लेकिन जब अखाड़े में रुद्र के नाम की गूंज समर प्रताप और काव्या के कानों तक पहुंचेगी तो वो महात्मा युद्धात्मा की पुरानी और खूनी आग क्या रंग लाएगी? भ्रमित करने वाली मृग तृष्णा। और क्या जुगनू सिर्फ एक उच्च स्तर का 6 सितारा जीवन बंधन प्राणी था? बिल्कुल नहीं। वो सितारा रत्न किसी अनंत काल के दैत्य के खून को पहचानने की औकात ही नहीं रखता था। जब से जुगनू एक जीवन बंधन प्राणी बना था, उसके खून की असली और प्रलयकारी ताकत गहराई में छुप गई थी और वो रत्न सिर्फ उतना ही देख सकता था जितना उसे दिखाया गया था। हर कोई उसकी आंखों में चमकते हुए वो 6 सितारे देख सकता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसका हर एक सितारा अपने आप में एक पूरी आकाश गंगा को समेटे हुए था। जब रुद्र और मुख्य गुरु मल्लिका आपस में बात कर रहे थे तो पूरे अखाड़े में बेचैनी और कानाफूसी का माहौल था। ज्यादातर लोगों को अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि ये रहस्यमयी नौजवान कौन है और कहां से टपक पड़ा है। इस छोटे से चूजे की प्रजाति क्या है? मल्लिका ने पूछा। एक मुख्य गुरु होने के नाते वे खुद को काफी ज्ञानी और तजुर्बेकार मानती थी, लेकिन ये 6 सितारा चूजा उनकी समझ से भी पूरी तरह बाहर था। ये भड़कती हुई आग का नन्हा पक्षी है। रुद्र ने उसी वक्त दिमाग में जो नाम आया वो बक दिया। जुगनू, जो कि एक भयानक अनंत अग्नि फीनिक्स था। जाहिर तौर पर इस घिसे पिटे और सड़े हुए नाम से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो चीख कर कोई तमाशा करता, रुद्र ने उसकी चोंच पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया। ठीक उसी वक्त मुख्य गुरु मल्लिका ने ऐलान किया, रुद्र, तुम्हारा जीवन बंधन प्राणी भड़कती हुई आग का नन्हा पक्षी है, जो कि एक उच्च स्तर का 6 सितारा प्राणी है और नाड़ी जागरण के 9वें स्तर पर है। हकीकत तो यह थी कि रुद्र अभी भी नाड़ी जागरण के 8वें स्तर पर ही था, लेकिन जब मल्लिका ने उस छोटे से चूजे की प्राण ऊर्जा को जांचा तो वो 9वें स्तर के किसी भी प्राणी से कहीं ज्यादा घातक और ताकतवर थी। और चूंकि वे साफ देख सकती थीं कि तुम अभी तक आत्मिक स्तर तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए उन्होंने मजबूरी में उसे 9वें स्तर में डाल दिया। इस ऐलान ने पूरे अखाड़े को हिलाकर रख दिया। उस छोटे से चूजे के दर्जे की वजह से नहीं, क्योंकि उस सितारा रत्न की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी तो सबने अपनी आंखों से देखी थी। लोगों का ध्यान जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा वो था रुद्र का नाम। पूरे अखाड़े में अफवाहों और गपशप का एक सैलाब आ गया। जो लोग 3 साल पुराने उस गंदे कांड के बारे में जानते थे, वे उन लोगों के कान भरने लगे जो इस राज से अनजान थे। जल्द ही पूरा अखाड़ा यह जान चुका था कि वो लड़का कौन है, और अब विद्यापीठ ही नहीं बल्कि पूरी राजधानी अग्निप्रस्थ में उसके वापस लौटने की खबर आग की तरह फैलने वाली थी।
और आज रुद्र भी यही चाहता था। वो कभी भी लोगों की नजरों में आने या तमाशा करने से नहीं डरता था। असल में उसके इंतकाम की जो विनाशकारी योजना थी वो उसे हर हाल में पूरी दुनिया की नजरों के ठीक बीचों बीच ला ही देती। तो जब ये आज नहीं तो कल होना ही था, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी वापसी का प्रचंड ऐलान कर दिया जाए। कम से कम इससे वो हर बार लोगों को वही घिसा पिटा जवाब देने से तो बच जाएगा जब भी कोई उसे इस शहर में पहचानेगा। रुद्र ये वही नीच इंसान है जिसने 3 साल पहले समर प्रताप की प्रेमिका को नशे की दवा दी थी और उसी जुर्म में इसके जीवन बंधन प्राणी को मौत के घाट उतार दिया गया था। पूरी कहानी को अखाड़े के हर कोने तक पहुंचने में जरा भी वक्त नहीं लगा और आग में घी डालने का काम इस बात ने किया कि इस कहानी का दूसरा अहम किरदार समर प्रताप विद्यापीठ का सबसे बड़ा और अद्वितीय जीनियस था, जिसे यहां के अनगिनत छात्र अपना भगवान मानते थे। उस पल रुद्र अपने ऊपर फेंकी जा रही अनगिनत गालियों और हिकारत भरी नजरों को साफ महसूस कर सकता था। फिर भी वो एक गहरे समंदर की तरह बिल्कुल शांत खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब होने ही वाला है। यही जिंदगी थी और खुद को सही साबित करने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, इतना विकराल और प्रलयकारी बनना कि जो लोग आज उसे बदनाम कर रहे हैं वो कल उन सब के गुरूर को अपने पैरों तले कुचल सके। सच कहा जाए तो उसे इस नफरत भरी तवज्जो में भी एक अजीब सा मजा आ रहा था, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि उसकी इस दहशतनाक वापसी से कुछ लोगों की पतलून गीली हो चुकी है। उदाहरण के लिए विक्रम और ईशा जो उसके पीछे कतार में खड़े थे, उन्हें रुद्र की असली पहचान काफी देर से पता थी, लेकिन जब उसके 6 सितारा प्राणी का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच दुनिया के सामने आया तो वे अपना खौफ छुपा नहीं पाए। खासकर तब जब जिस सड़क छाप कीड़े को वे अपनी जूतियों की धूल समझते थे वो न सिर्फ उनसे बल्कि उनके उस भगवान जैसे भाई चिराग से भी कहीं ज्यादा अजय और ताकतवर निकला। उनके उड़े हुए चेहरों को देखना मजेदार था, लेकिन सुमेर प्रताप और लावण्या के चेहरों की तो बात ही कुछ और थी। ये सोचकर कि वो छोटा सा चूजा सिर्फ एक सड़ा हुआ एक सितारा जंगली जानवर है, उन्होंने बहुत पहले ही ये मान लिया था कि रुद्र एक ऐसा कीड़ा है जो जिंदगी भर नाड़ी जागरण के स्तर में ही रेंगता रहेगा। यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण सुमेर प्रताप ने अपने सगे बेटे को लावारिस छोड़कर सड़क पर फेंक दिया था। लेकिन अब उस सितारा रत्न की अकल्पनीय रोशनी ने उनके मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा था कि वे दोनों बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो सितारा रत्न पक्का खराब है। मैंने खुद उस कीड़े की आंखों में देखा था, वहां सिर्फ एक सितारा था। लावण्या घबराहट में लगभग चीख पड़ी। एक 6 सितारा प्राणी पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता था और अब ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि भविष्य में रुद्र खुद सुमेर प्रताप से भी ज्यादा महाविनाशक और ताकतवर बन जाए। अगर सुमेर प्रताप को यह बात पहले पता होती तो वे शायद कभी अपने बेटे को खुद से अलग नहीं करते। लेकिन मल्लिका के दूसरे सितारा रत्न मंगाने के बाद लावण्या की इस झूठी तसल्ली की भी धज्जियां उड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस जादुई खजाने ने उस कीड़े का कोई विकास कर दिया हो? लेकिन यह नामुमकिन है। एक सितारा प्राणी जादुई खजाने की ताकत को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लावण्या अभी भी सदमे में बुदबुदा रही थी और जहां तक सुमेर प्रताप की बात थी, ये सारा तमाशा देखते हुए उनके माथे की नसें फटने को हो रही थी। उन्होंने रुद्र से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, तब भी नहीं जब उसने जादुई खजाना और अग्नि पदक हासिल कर लिया था, क्योंकि वे किसी भी और इंसान से बेहतर जानते थे कि अपना प्राणी खोने के बाद रुद्र किसी काम का नहीं रहा था और उसका नया एक सितारा जानवर सिर्फ एक भद्दा मजाक था। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। रुद्र की इकलौती और सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी और वो एक ऐसे अतुलनीय नौजवान के रूप में वापस लौटा था जिसका भविष्य पूरे साम्राज्य को हिला सकता था। एक ऐसा बाप जिसने खुद अपने हाथों से अपने बेटे को घर से निकाला हो। सुमेर प्रताप को इस वक्त अपने ही वजूद से घिन आ रही थी। अब जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो रुद्र का उनसे अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मांगना और ज्वालापुर छोड़ते वक्त
रुक्मिणी का वो राजसी और शांत चेहरा, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मां बेटे उस कठोर जिल्लत के आगे टूटने वाले नहीं थे। सुमेर जी, उसे भूल जाइए, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। रुद्र भविष्य में चाहे जो भी तबाही मचाए, अब उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लावण्या ने उनके दिमाग में चल रही उथल पुथल को पल भर में भांप लिया। मैंने उसे बहुत कम आंका, सुमेर प्रताप ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, उस बेवकूफ ने पूरे साम्राज्य में पंगा लेने के लिए विद्युत घराने के उस खूंखार राक्षस को ही चुना है। अगर वो ज्यादा ताकतवर हुआ भी तो वो अपनी ही मौत को और जल्दी दावत देगा, क्योंकि वो यकीनन समर प्रताप से अपना इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। जहां तक हमारी बात है, मेरा मानना है कि हमें बस उससे दूर रहना चाहिए और तमाशा देखना चाहिए कि कैसे वो खुद को बर्बाद करता है। लावण्या ने उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया। अब वे दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। तुम सही कह रही हो, जाहिर सी बात है, मुझे अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने उस नालायक की जगह तुम्हें और विद्युत घराने को चुना है, और उस कीड़े से रिश्ता तोड़ने पर मुझे कभी कोई अफसोस नहीं होगा। सुमेर प्रताप ने अपनी घबराहट को झटकते हुए कहा। उन्हें तसल्ली थी कि रुद्र का अब उनसे कोई वास्ता नहीं था, और जैसा कि तुमने कहा, उसने बहुत गलत लोगों से दुश्मनी मोल ली है। इसका अंजाम उसके लिए बहुत भयावह होगा। सुमेर जी, हमारे परिवार को इतनी अहमियत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक दिन हमारा खुद का भी बच्चा होगा। लावण्या के गाल शर्म से लाल हो गए। बिल्कुल। सुमेर प्रताप ने उसकी कमर में हाथ डाला और उनके चेहरे पर एक बार फिर वो पुरानी और बनावटी मुस्कान लौट आई। लेकिन वे दोनों भले ही रुद्र को कितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश कर लें, वो नौजवान विद्यापीठ के उस विशाल अखाड़े में किसी अकल्पनीय सितारे की तरह चमक रहा था, और उसकी मौजूदगी उनकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। सच कहा जाए तो उस अखाड़े में ऐसा महसूस करने वाले वे अकेले नहीं थे। उस निजी कमरे में बैठी शालिनी के सीने में भी ठीक यही जलन और खौफ धधक रहा था। अभी वो बाकी औरतों से अपने बेटे चिराग की झूठी तारीफें सुनी रही थी कि अखाड़े से चमकने वाली उस प्रलयकारी रोशनी ने उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो कौन है? कमरे में बैठी कई औरतें जानने के लिए बेताब थीं। यकीनन कोई बहुत ही असाधारण टैलेंट होगा जिसकी वजह से यह सितारा रत्न इतनी भयंकर रोशनी दे रहा है। लेकिन अफसोस, चिराग की चमक अभी भी इससे कहीं ज्यादा है, एक औरत ने चापलूसी करते हुए कहा। लेकिन यह एक सफेद झूठ था। कोई अंधा भी देख सकता था कि रुद्र के रत्न से निकलने वाली रोशनी चिराग के रत्न से हजारों गुना ज्यादा प्रलयंकारी और अंधी कर देने वाली थी। शालिनी इस बात से अंदर ही अंदर जल भुन रही थी कि किसी मामूली से लड़के ने उसके बेटे का पूरा ध्यान चुरा लिया था। लेकिन फिर उसे याद आया कि गुरु चंडेल ने पहले ही कहा था कि इस साल की प्रवेश परीक्षा बहुत ही खूनी और जानलेवा होने वाली है। गरुड़ खानदान, विद्युत घराना और यहां तक कि रहस्यमयी गुरुकुल के भी कुछ बहुत विनाशकारी नौजवान इस साल परीक्षा दे रहे थे। इसलिए किसी और की रोशनी उसके बेटे से ज्यादा तेज होना कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं थी। शुरुआत में उसे कोई खास फिक्र नहीं थी, लेकिन जब पूरे अखाड़े में उस लड़के के बारे में कानाफूसी शुरू हुई तो उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई। वो एक बहुत ही अच्छी जगह पर बैठी थी और वहां से उस लड़के का चेहरा बिल्कुल साफ देख सकती थी। हैं? एक पल के लिए वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। उसने अपनी आंखें मली ताकि वो और करीब से देख सके, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें उसे कोई धोखा नहीं दे रही हैं, तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वो कैसे हो सकता है? इस तरह सबके सामने अपना आपा खोना शालिनी की फितरत नहीं थी, खासकर तब जब कमरे में शहर की इतनी बड़ी बड़ी औरतें बैठी हों। लेकिन वो सदमे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। नहीं, लेकिन उसका जीवन बंधन प्राणी तो मर चुका था ना, और उस सड़े हुए जंगली जानवर के साथ। उसे तो विद्यापीठ का सबसे बड़ा मजाक बनना था। ये नहीं हो सकता।
शालिनी अपने आप से ही ऐसे बुदबुदा रही थी जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। शालिनी दीदी, क्या आप जानती हैं कि यह लड़का कौन है? दीदी तो ऐसे अद्भुत और नए टैलेंट को भी जानती हैं जिन्हें हमने पहले कभी देखा तक नहीं। सच में आपकी पहुंच और जानकारी का कोई सानी नहीं है। शालिनी की हालत देखने के बाद भी बाकी औरतों ने उसकी चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन इन झूठी तारीफों से शालिनी को कोई खुशी नहीं मिली। वो क्या कहती कि वहां अखाड़े में तबाही मचाने वाला लड़का रुक्मिणी का बेटा है, जिसने उसके होनहार बेटे चिराग को भी पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपना सिर हिला पाई और बोली, नहीं, मुझे देखने में कोई गलती हुई है। मैं नहीं जानती कि यह लड़का कौन है। जाहिर सी बात है, उन शातिर औरतों को यह समझते देर नहीं लगी कि शालिनी दीदी के साथ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। यह साफ था कि उनके दिमाग में कोई बहुत विचलित करने वाली बात चल रही थी, जिसने उन्हें लगभग पागल होने की कगार पर पहुंचा दिया था। बिना कुछ कहे उन सब ने शालिनी को उसके हाल पर छोड़ने का ही फैसला किया। यही उनके लिए सबसे समझदारी का काम था। आखिरकार अगर उन्होंने शालिनी के ख्यालों में झांकने की कोशिश की तो वे बेमतलब ही चंडेल महल की मालकिन से दुश्मनी मोल ले बैठेंगी। यह तो तब हुआ जब मुख्य गुरु मल्लिका ने रुद्र के नाम का ऐलान किया। तब जाकर उनमें से एक औरत को 3 साल पहले अग्निप्रस्थ में फैले उस गंदे कांड की याद आई। अरे ये तो वही लड़का है। मैंने अपने बेटे से सुना था कि इसने एक लड़की को नशे की दवा देने की कोशिश की थी, जो कि समर प्रताप की प्रेमिका निकली, और उसी की सजा में इसके जीवन बंधन प्राणी को मौत के घाट उतार दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसकी शक्ल तो इतनी भोली और शरीफों वाली है। कितना घिनौना और नीच इंसान है ये। अपनी औकात से बाहर की लड़कियों को फंसाने के लिए ऐसी गंदी और नीच हरकतें करता है। औरतों ने बहुत ही हिकारत से कहा। बिल्कुल, मैं तो यही सोच रही हूं कि इसकी परवरिश कैसी हुई होगी जो ये इतना गिरा हुआ और नीच इंसान बन गया। शालिनी ने जब ये बात कही तब जाकर उसे अपने और अपने बेटे के गुरूर पर थोड़ी तसल्ली मिली। कमरे में चल रही ये चर्चा तो उस तमाशे की सिर्फ एक छोटी सी झलक थी जो पूरे अखाड़े में मच रहा था। कुछ लोग उसे जलन से देख रहे थे तो कुछ बहुत ही गहरी नफरत से। पूरी भीड़ उसके 3 साल पहले वाले कांड का सरेआम मजाक उड़ा रही थी। क्या तुम्हें इन सब की बातें सुनकर दुख हो रहा है? मल्लिका ने बहुत ही नरमी से पूछा। रुद्र अपनी इस मुख्य गुरु का दिल से एहसानमंद था, क्योंकि वे शायद इकलौती इंसान थी जो उस पर भरोसा करती थी। भले ही रुद्र और काव्या का रिश्ता कभी दुनिया के सामने नहीं आया था, लेकिन एक गुरु होने के नाते मल्लिका शायद जानती थी कि वे दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ थे। और अगर यह सच था तो यह साफ था कि रुद्र के पास काव्या को नशे की दवा देने का कोई कारण ही नहीं था। मुख्य गुरु, उस रात जब मैंने अपने उस भाई को अपनी आंखों के सामने बेरहमी से मरते हुए देखा था, उससे बड़ा दुख इस दुनिया में मुझे कोई और नहीं दे सकता। रुद्र की आवाज में एक सिहरन पैदा करने वाली शांति थी। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद दुनिया की ये खोखली बातें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो तुम सच में बदल चुके हो। मल्लिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन यह सिर्फ पल भर के लिए ही था, और फिर उन्होंने अपना चेहरा पहले की तरह सख्त कर लिया। तुमने यहां बहुत वक्त बर्बाद कर लिया है, अब परीक्षा के अगले हिस्से की तरफ बढ़ो। जी मुख्य गुरु, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल भी आपकी ही कक्षा का हिस्सा बन सकूं। रुद्र ने पूरे सम्मान के साथ कहा। इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो, अभी एक और कठिन परीक्षा बाकी है। मल्लिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही रुद्र उनकी मेज से दूर जाने के लिए मुड़ा, उसने मल्लिका को पूरी भीड़ पर चीखते हुए सुना, तुम सब अपनी बकवास बंद करो, हमारी परीक्षा अभी भी चल रही है, इसलिए अपना यह सड़ा हुआ तमाशा और गपशप कहीं और जाकर करो। तो दोस्तों, रुद्र के 1 सितारा कीड़े ने 6 सितारा बनकर पूरे अखाड़े में तबाही मचा दी है। अब जब वो व्यवहारिक परीक्षा के खूनी अखाड़े में उतरेगा तो उसका सामना किस खूंखार योद्धा से होगा? और क्या मल्लिका को रुद्र और काव्या के उस पुराने रिश्ते का कोई ऐसा चौंकाने वाला सच पता है
जो समर प्रताप के उस गंदे कांड की धज्जियां उड़ा सकता है। पाताल की आग और भ्रमित करने वाली आंख अब विद्यापीठ के अखाड़े में मौत का नंगा नाच दिखाने वाली है। प्रवेश परीक्षा का यह अखाड़ा अब एक ऐसी रणभूमि बनने वाला है जो गरुड़ साम्राज्य का इतिहास बदल देगा। सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 42। कामिनी का अकल्पनीय टैलेंट। मुख्य गुरु मल्लिका की कड़क आवाज पूरे अखाड़े में गूंजी और भीड़ का वो उबलता हुआ शोर और गालियों का सैलाब अचानक शांत हो गया। परीक्षा एक बार फिर से अपने सामान्य तरीके से शुरू हो गई और मल्लिका ने विक्रम को आगे बुलाया क्योंकि कतार में अगला नंबर उसी का था। मल्लिका की उस फटकार के बाद अखाड़े की गहमा गहमी काफी हद तक कम हो गई थी। रुद्र ने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया कि अब उसके आसपास पहले के मुकाबले बहुत कम लोग खड़े थे। आखिरकार कोई भी इंसान एक ऐसे बदनाम और नीच लड़के के साथ खड़ा होकर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता था। रुद्र भी इस अकेलेपन से बहुत खुश था क्योंकि अब वो एक कोने में शांति से खड़ा होकर प्रवेश परीक्षा के दूसरे हिस्से के शुरू होने का इंतजार कर सकता था। फीनिक्स भवन की कतार में अभी भी बहुत से बच्चे बचे थे, इसलिए यकीनन इसमें काफी वक्त लगने वाला था। कुछ देर बाद परीक्षा का पहला हिस्सा खत्म हो गया। अकेले फीनिक्स भवन ने ही 600 से ज्यादा बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस पूरी परीक्षा के दौरान रुद्र उन सभी बच्चों पर पैनी नजर रखे हुए था जिनके पास 6 सितारा जीवन बंधन प्राणी थे। यह बात बिल्कुल सच थी कि इस साल की परीक्षा बहुत ही कड़ी और मुश्किल होने वाली थी। अब तक 8 ऐसे योद्धा सामने आ चुके थे जिनके पास उच्च स्तर के 6 सितारा प्राणी थे, जो बिल्कुल चिराग के उस सुनहरे शेर को टक्कर दे रहे थे। ये बच्चे गरुड़ साम्राज्य के सबसे नामी और शाही खानदानों से आए थे, जैसे कि गरुड़ खानदान, रहस्यमयी गुरुकुल और भी कई बड़े नाम। 4 साल पहले समर प्रताप के जीवन बंधन प्राणी भी उच्च स्तर के 6 सितारा थे। तो क्या आज विद्युत घराने की तरफ से कोई धुरंधर योद्धा नहीं आया है? रुद्र ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। विद्युत घराने की तरफ से अब तक जो सबसे बेहतरीन योद्धा सामने आया था, उसके पास सिर्फ बीच के स्तर का 6 सितारा प्राणी था, जिसने रुद्र की उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। तभी रुद्र को विद्युत घराने का एक बहुत ही जाना पहचाना और मनहूस चेहरा दिखाई दिया। वो प्रियांश था, वो लड़का जिसकी नाक रुद्र ने अपने मुक्कों से तोड़ दी थी। वो किसी तरह अपने विद्युत चीते के साथ बड़ी मुश्किल से परीक्षा पास कर पाया था। उसे अपना अग्निपदक वापस कहां से मिल गया? और इसका मतलब क्या सुमेर प्रताप और लावण्या भी यहीं हैं? रुद्र ने पूरे अखाड़े में नजरें दौड़ाईं, लेकिन अफसोस अखाड़ा इतना विशाल था कि इतनी भीड़ में किसी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। ठीक उसी वक्त रुद्र के कानों में भीड़ की एक नई कानाफूसी पड़ी। वो देखो, वो विद्युत घराने की कामिनी है। अब अगला नंबर उसी का है। 4 साल पहले उसके भाई ने रैंकिंग परीक्षा में पहला मुकाम हासिल किया था और सीधे स्वर्ग खंड में अपनी जगह बनाई थी। मुझे लगता है कि इस साल बारी उसकी बहन की है। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि वो भी अपने खतरनाक भाई की तरह एक जुड़वा योद्धा है। 2 जीवन बंधन प्राणी होने का सीधा सा मतलब है कि उसकी ताकत बाकी आम बच्चों से दुगनी विनाशकारी होगी। सच में यही तो समर प्रताप का सबसे बड़ा और जानलेवा हथियार था। और सिर्फ 2 प्राणी होना ही काफी नहीं है। समर प्रताप के पास जो दोनों प्राणी थे, वे इस पूरे साम्राज्य के सबसे बेहतरीन और खूंखार प्राणी माने जाते थे। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी जुड़वा योद्धा के पास सिर्फ 2 या 3 सितारा प्राणी हो तो उसकी ताकत किसी काम की नहीं होती। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस साल भी पहला मुकाम विद्युत घराने के पास ही जाएगा। इसका मतलब होगा कि उनके खानदान से लगातार 2 सर्वश्रेष्ठ छात्र निकलेंगे। कमाल है, यहां तक कि खुद शाही गरुड़ खानदान के लिए भी इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इन सब बातों को सुनकर रुद्र समझ गया कि यह कामिनी सच में एक बहुत भारी तूफान है। उसकी कोई बहन भी थी। रुद्र को आज तक नहीं पता था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन की कोई बहन भी है। हालांकि इससे रुद्र की योजनाओं पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था,
क्योंकि 3 साल पहले जब वो कांड हुआ था तब कामिनी मुश्किल से 12 साल की एक बच्ची रही होगी। उसका उस पूरी साजिश से कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल रुद्र उसे सिर्फ आने वाली रैंकिंग परीक्षा की एक बहुत ही तगड़ी दुश्मन मानकर चल रहा था, बिल्कुल उस चिराग की तरह। कुछ ही देर में जानवरों के भवन के सामने एक लड़की आकर खड़ी हुई, जिसने पलक झपकते ही पूरे अखाड़े का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इतनी दूर से भी रुद्र साफ देख सकता था कि वो लड़की पूरी भीड़ में एक चमकते हुए सितारे की तरह अलग नजर आ रही थी। यकीनन उसकी शोहरत इसका एक कारण थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वो बेमिसाल शालीनता और खूबसूरती थी। कामिनी ने हल्के नारंगी रंग की एक बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी और उसकी बेदाग जेड जैसी गोरी त्वचा पर एक हल्की सी गुलाबी चमक थी। उसकी आंखें बुद्धिमानी और किसी गहरे राज से चमक रही थीं और उसकी लंबी घुंघराली पलकें हवा के झोंकों के साथ हौले हौले कांप रही थीं। उसके होंठ सुबह की ओस में भीगे हुए किसी ताजे गुलाब की तरह थे, जो किसी भी देखने वाले को अपना दीवाना बना सकते थे। उसने कोई बहुत ज्यादा भारी या भड़कीले गहने नहीं पहने थे। उसके गले में सिर्फ मोतियों का एक हार था, जो बहुत ही हल्की सी जादुई रोशनी से चमक रहा था। वो अभी बहुत छोटी थी, लगभग 15 साल की, लेकिन उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि बड़ी होकर वो इस पूरे साम्राज्य की सबसे मोहक और कातिलाना औरत बनने वाली है। अपनी इस बेमिसाल खूबसूरती के अलावा वो लाखों लोगों की नजरों के ठीक बीचों बीच होने के बावजूद बिल्कुल शांत और सहज लग रही थी। उसका यह बर्ताव साफ बता रहा था कि उसका स्वभाव ईशा जैसी बदतमीज और बिगड़ैल लड़कियों से लाख गुना बेहतर और गहरा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई घमंड था और ना ही कोई घबराहट। इस बात ने रुद्र को बहुत हैरान किया, क्योंकि विद्युत घराने के बच्चों का ऐसा शांत और सुलझा हुआ बर्ताव देखना लगभग नामुमकिन था। मुख्य गुरु, क्या मैं अपनी परीक्षा शुरू कर सकती हूं? उसने मेज के सामने खड़े होकर बहुत ही तमीज से पूछा। बिल्कुल, मुख्य गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस लड़की की ताकत और रसूख ऐसा है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कहा जाता था कि उसके पास उड़ने वाला और जमीन पर चलने वाला दोनों तरह के विकराल जीवन बंधन प्राणी थे, और जानवरों के भवन के मुख्य गुरु इस बात से बेहद खुश थे कि उसने फीनिक्स भवन के बजाय उनके भवन को चुना था। इजाजत मिलने के बाद कामिनी ने अपने आत्मकक्ष से अपने दोनों जीवन बंधन प्राणियों को बाहर बुलाया, और उनके आते ही पूरे अखाड़े में अचरज और हैरानी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। ये तो 3 रंगों वाला तूफानी पक्षी और वज्र प्रलयकारी वानर है, और ये दोनों ही 6 सितारा प्राणियों की सर्वोच्च चरम सीमा पर हैं। रुद्र ने सबसे पहले उस 3 रंगों वाले तूफानी पक्षी को बहुत ध्यान से देखा। वो आकार में कोई बहुत विशाल पक्षी नहीं था, लेकिन उसके शरीर का गठीला और सधा हुआ ढांचा इस बात का सबूत था कि वो हवा में बिजली से भी ज्यादा तेज और जानलेवा था। उसके पंख 3 अलग अलग रंगों में बटे हुए थे, नीला, हरा और लाल। जब हवा के झोंके उसके पंखों से टकराते तो उन पंखों से 3 अलग अलग रंगों की दहला देने वाली बिजलियां पैदा होती थीं, जो उसके पूरे शरीर पर नाचती रहती थीं। जब वो पक्षी हवा में उड़ान भरता तो उन बिजलियों की कान फाड़ देने वाली कड़कड़ाहट लोगों के दिमाग सुन्न कर देती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो तूफानी पक्षी बिजली वाले तत्व का एक बेहद जानलेवा और भयानक जानवर था। लेकिन कामिनी के पास जो दूसरा जानवर था वो इससे भी कहीं ज्यादा खूंखार था। जबकि वो पक्षी आसमान में कामिनी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, उसका वो वज्र प्रलयकारी वानर जमीन पर उसके बगल में किसी अभेद्य रक्षक की तरह सीना ताने खड़ा था। वो विशाल वानर लगभग 3 मीटर लंबा था और उसकी त्वचा का एक एक इंच सुनहरे बालों से ढका हुआ था, जो किसी फौलादी कवच की तरह मजबूत लग रहे थे। उन सुनहरे बालों के नीचे एक ऐसा विकराल और गठीला शरीर छुपा था जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन को कुचलकर राख कर सकता था।
उस खूबसूरत और तेज तर्रार तूफानी पक्षी के मुकाबले ये वज्र प्रलयकारी वानर कहीं ज्यादा खूंखार और बेरहम लग रहा था। उसकी आंखों में मौत और खून की प्यास साफ झलक रही थी। वो सिर्फ तभी शांत होता था जब वो मुड़कर अपनी मालकिन कामिनी की तरफ देखता था। वज्र प्रलयकारी वानर, ये तो एक दोहरे तत्व वाला जीवन बंधन प्राणी है। रुद्र को याद आया कि उसने किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। जीवन बंधन प्राणियों को उनकी प्रजातियों और तत्वों के हिसाब से बांटा जाता था, और दोहरे तत्व वाले प्राणी बहुत ही खास और अकल्पनीय जीव होते थे, जिनके पास, जैसा कि नाम से ही साफ है, दो अलग अलग तत्वों की जादुई ताकत होती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि ये वानर दो अलग अलग तरह की प्रलयकारी ताकतों को एक साथ काबू कर सकता था, जो इसे किसी भी आम प्राणी से कई गुना ज्यादा विनाशकारी बनाता था। उदाहरण के लिए, ये वज्र प्रलयकारी वानर जमीन पर लड़ने वाला एक ऐसा जानवर था जिसका मुख्य तत्व बिजली था और दूसरा तत्व प्रलयकारी था। वो जानलेवा बिजली पैदा करने के साथ साथ एक प्रलयकारी रूप में भी जा सकता था, जो उसकी नजदीकी लड़ाई की ताकत को किसी खूंखार राक्षस की तरह बढ़ा देता था। इन दोनों विनाशकारी प्राणियों के बावजूद इस पूरी तिकड़ी में जो सबसे घातक इंसान था, वो ये नाजुक सी दिखने वाली लड़की कामिनी थी। वो इन दोनों प्राणियों की ताकतों को एक साथ काबू कर सकती थी, जिसका मतलब था कि वो खुद भी उस प्रलयकारी रूप का इस्तेमाल कर सकती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके शरीर में दौड़ने वाली प्राण ऊर्जा इन दोनों शक्तिशाली प्राणियों की प्राण ऊर्जा का जोड़ होगी। इन दोनों प्राणियों का अखाड़े में उतरना विद्युत घराने की उस पागलपन की हद तक भूख का सरेआम ऐलान था कि वे इस साल भी सर्वश्रेष्ठ छात्र का रुतबा हासिल करके ही रहेंगे। कुछ ही पलों बाद जब कामिनी के खून की दो बूंदें दो अलग अलग सितारा रत्नों पर टपकीं, तो पूरे अखाड़े को एक चकाचौंध करने वाली नीली रोशनी ने अपने आगोश में ले लिया। उन दोनों रत्नों की रोशनी चिराग के उस सुनहरे शेर से थोड़ी सी ही ज्यादा तेज थी, और वे लगभग रुद्र के उस एक सितारा चूजे की चमक की बराबरी कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर दोनों रत्नों की रोशनी को मिला भी दिया जाए, तब भी वे जुगनू की उस अंधी कर देने वाली प्रलयकारी चमक के आगे फीके ही थे। कामिनी आत्मिक स्तर का तीसरा स्तर, और इसके जीवन बंधन प्राणी हैं उच्च स्तर का 6 सितारा 3 रंगों वाला तूफानी पक्षी, और उच्च स्तर का 6 सितारा वज्र प्रलयकारी वानर। सिर्फ 15 साल की उम्र में ऐसे अकल्पनीय नतीजे हासिल करना सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। यहां तक कि एक जुड़वा योद्धा के लिए भी मुख्य गुरु ने बहुत ही हैरानी और इज्जत के साथ कामिनी की तारीफ की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुख्य गुरु। अपनी परीक्षा खत्म होते ही कामिनी ने तुरंत अपने प्राणियों को वापस अपने आत्मकक्ष में बुला लिया और चुपचाप भीड़ में जाकर छुप गई। उसे अपने ऊपर इतनी ज्यादा तवज्जो मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो कामिनी की परीक्षा पहले हिस्से का एक बहुत ही धमाकेदार और शानदार अंत थी। उसके बाद बचे हुए कुछ छात्र बिल्कुल औसत दर्जे के थे, और 1 घंटे से भी कम समय में पहले हिस्से की परीक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई। 1/3 से भी ज्यादा बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, और अब उनके पास अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घरों को लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपना इकलौता मौका खोने के बाद अब वे विद्यापीठ और अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते थे। ये तो परीक्षा का सिर्फ आधा हिस्सा था, जिसमें कुछ के चेहरे खुशी से खिल रहे थे और कुछ के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। लेकिन मुख्य गुरुओं को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे दूसरे और सबसे कड़े हिस्से व्यवहारिक परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे। परीक्षा के इस हिस्से में तुम सब अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ लड़ोगे, और हम 10 मुख्य गुरु तुम्हारी लड़ाई को देखकर तुम्हें नंबर देंगे। सिर्फ जीतना ही अहमियत नहीं रखता, हम तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी सोच और तुम्हारी युद्ध कलाओं पर पैनी नजर रखेंगे। और जाहिर सी बात है, हम उम्र के अंतर को भी ध्यान में रखेंगे। एक मुख्य गुरु ने
नियमों को समझाते हुए कहा, और एक बार जब तुम हमारी नजरों में अपनी काबिलियत साबित कर दोगे तो तुम्हें किसी एक मुख्य गुरु से उनका शिष्य पदक मिल जाएगा। अगर तुम एक से ज्यादा गुरुओं से पदक हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि तब तुम खुद अपना मुख्य गुरु चुनने के हकदार होगे। लेकिन अगर तुम कोई भी पदक हासिल नहीं कर पाए तो हम तुम्हें इंतजार करने को कहेंगे, और अगर उसके बाद भी तुम्हारे नतीजे संतोषजनक नहीं हुए तो तुम्हें विद्यापीठ से बाहर निकाल दिया जाएगा, मुख्य गुरु ने आगे कहा। नियम बिल्कुल 4 साल पहले जैसे ही थे, इसलिए रुद्र इस पूरी प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। उदाहरण के लिए, अगर मुख्य गुरु मल्लिका ने रुद्र के टैलेंट को पहचान लिया तो वे उसे अपना शिष्य पदक दे देंगी, और यह इस बात का पक्का सबूत होगा कि उसने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। फीनिक्स भवन की तरफ अभी भी लगभग 1000 छात्र बचे हुए थे। इसका मतलब था कि कम से कम 500 लड़ाइयां होनी बाकी थीं, जिनमें यकीनन कई दिन लगने वाले थे। रुद्र इतना लंबा इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसकी बीमार मां अभी भी सराय में उसके लौटने और अच्छी खबर का इंतजार कर रही थी। अपनी असीम ताकतों के साथ रुद्र की इकलौती कमजोरी उसकी उम्र थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मुख्य गुरु मल्लिका उसे किसी भी हाल में चुन ही लेंगी। इसलिए वो बस यही चाहता था कि यह लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि वो उस सबसे अहम और खूनी रैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर सके। रुद्र अभी अपने लिए किसी शिकार को ढूंढ ही रहा था कि तभी पीछे से एक बहुत ही भारी भरकम और कर्कश आवाज ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वही विक्रम था जिसने कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ाया था। क्या है बे? मैं तुझसे उम्र में पूरे 4 साल छोटा हूं और मैं आत्मिक स्तर के पहले स्तर पर हूं। क्या तेरे अंदर इस परीक्षा के लिए मुझसे भिड़ने की हिम्मत है? विक्रम ने उसे अपनी ठंडी और नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा। तू चिंता मत कर, हो सकता है मेरे हाथों कुत्तों की तरह पिटने के बाद भी कोई गुरु तुझ पर तरस खाकर तुझे चुन ही ले, लेकिन अगर वो तुझे तेरे सड़े हुए और नीच चरित्र की वजह से बाहर निकाल दें तो कहानी बिल्कुल अलग होगी, ईशा ने एक तरफ से ताना मारते हुए कहा। जाहिर सी बात है, ये सब तो सिर्फ बहाने थे। उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ रुद्र की हड्डी पसली एक करके अपनी भड़ास और जलन को शांत करना था। क्या हुआ? क्या मेरी चुनौती कबूल करने से तेरी पतलून गीली हो गई? विक्रम गुर्राया। मेरी पतलून का तो पता नहीं, लेकिन तुझ जैसे बिना दिमाग वाले मोटे सांड को पीटने में मुझे जो मजा आएगा ना, वो सच में देखने लायक होगा। रुद्र इस चुनौती को कबूल करने के लिए अंदर से खुशी से उछल रहा था। वो अभी तक इसी बात से परेशान था कि अपनी ज्यादा उम्र की कमजोरी को छुपाने के लिए उसे किसी बहुत ही तगड़े और ताकतवर दुश्मन को हराना पड़ेगा, और अब विक्रम खुद चलकर उसके लिए एक परफेक्ट शिकार बन गया था। आत्मिक स्तर का पहला स्तर। आजा बेटा, आज तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। तो दोस्तों, रुद्र ने विक्रम की चुनौती कबूल कर ली है। विक्रम का आत्मिक स्तर का गुरूर और रुद्र की भ्रमित करने वाली आंख और पाताल की आग अब आमने सामने है। जब अखाड़े में रुद्र अपने 6 सितारा फीनिक्स के साथ मौत का तांडव मचाएगा तो सुमेर प्रताप और शालिनी के चेहरे देखने लायक होंगे। मल्लिका का शिष्य पदक और विद्यापीठ के कड़े नियम अब रुद्र का इम्तिहान लेने वाले हैं। अखाड़े में शुरू होने वाली ये लड़ाई पूरे विद्यापीठ को हिलाकर रख देगी। आगे की कहानी में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन आपका इंतजार कर रहा है। सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 43, जादुई सितारा गरुड़। अरे वाह कविता दीदी, आपका बेटा विक्रम मैदान में उतर चुका है। कितना निडर और दिलेर नौजवान है। व्यवहारिक परीक्षा शुरू होते ही सबसे पहले लड़ने के लिए अखाड़े में कूद गया। उसने यकीनन आत्मिक स्तर पार कर लिया होगा। मेरी ईशा तो अभी भी नाड़ी जागरण के 9वें स्तर पर ही अटकी हुई है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ईशा भी अगले 15-20 दिनों में आत्मिक स्तर तक पहुंच ही जाएगी।
इन दोनों बच्चों में कितना प्यार और गहरी दोस्ती है। सच में इन्हें देखकर किसी को भी जलन हो सकती है। विद्यापीठ में दाखिला मिलने के बाद ये दोनों एक साथ साधना करेंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। हां कविता दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन विक्रम से सबसे पहले भिड़ने की हिम्मत कौन करेगा? उन औरतों की इस चापलूसी और मीठी बातों के बीच बैठी शालिनी ने अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए कहा, थोड़ा और इंतजार करो, अभी खुद ही पता चल जाएगा कि कौन है वो। शालिनी का मूड बहुत ज्यादा खराब था और इसकी वजह यकीनन रुद्र का वो हैरान करने वाला टैलेंट था जिसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी थीं। उसकी इस एक ठंडी और रूखी लाइन ने कमरे के माहौल को पल भर में अजीब और भारी बना दिया। बाकी औरतों की अब आगे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि शालिनी दीदी के इस खराब मूड की असली वजह क्या है, इसलिए वे बेमतलब ही उनके गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहती थीं। उन सब औरतों की टकटकी लगाए नजरों के ठीक बीचों बीच सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक पतला और तेज तर्रार नौजवान विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर एक बहुत ही शांत, शालीन और सभ्य इंसान होने का एहसास हो रहा था और उसकी आंखों की वो गहरी शांति साफ बता रही थी कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। उसके होठों के किनारे पर तैरने वाली वो हल्की सी शैतानी मुस्कान उसके अंदर चल रहे खूनी खेल का एक छोटा सा इशारा थी। अगर उसके शरीर में कोई सबसे अजीब और रहस्यमयी चीज थी तो वो उसका बायां हाथ था, जो पूरी तरह से सफेद पट्टियों में लिपटा हुआ था और उस पर एक दस्ताना चढ़ा था। इस एक बात ने उसके पूरे राजसी और शांत रूप को एक बहुत ही खूंखार और पागल शैतान वाला एहसास दे दिया था। ये तो रुद्र है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो विक्रम को चुनौती दे। मुझे अच्छी तरह याद है, मुख्य गुरु मल्लिका ने ऐलान किया था कि वो सिर्फ नाड़ी जागरण के 9वें स्तर पर है। वो विक्रम से उम्र में पूरे 3-4 साल बड़ा है, लेकिन फिर भी साधना में उससे कहीं पीछे है। उसके पास एक ऊंचे दर्जे वाले जीवन बंधन प्राणी के अलावा अपनी कोई औकात या ताकत नहीं है। जब विक्रम उसे अपने पैरों तले कुचलेगा तो उसे अपनी कोई भी कला या ताकत दिखाने का मौका तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी अगर गुरु उसे इसी पहली लड़ाई के बाद धक्के मारकर बाहर निकाल दे। वो वैसे भी परीक्षा देने की उम्र से लगभग बाहर हो चुका है। वो खुद चलकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। निजी कमरे में बैठी वो औरतें रुद्र की इस बेबाक चुनौती को देखकर पूरी तरह से हैरान थीं। बहनों, ये विक्रम की जिंदगी की सबसे पहली और इतनी बड़ी लड़ाई है, इसलिए मैं उससे कोई बहुत बड़ी या जादुई उम्मीद नहीं रख रही हूं, कविता ने बहुत ही बनावटी शराफत दिखाते हुए कहा। अरे कविता दीदी, आप इतनी भी शराफत मत दिखाइए। यहां हर कोई जानता है कि छोटे मालिक चिराग ने विक्रम की बहुत मदद की है और उसे साधना के कई बेहतरीन गुर सिखाए हैं। वो औरतें खिलखिलाकर हंसने लगीं। एक सड़क छाप और नीच कीड़े को उसकी औकात दिखाना विक्रम के लिए बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल सही। विक्रम उसे यकीनन बहुत आसानी से धूल चटा देगा। शालिनी, जो अब तक खामोश बैठी थी, आखिरकार मुस्कुराते हुए इस चर्चा में शामिल हो ही गई। उसकी मुस्कान देखकर बाकी औरतों ने भी राहत की सांस ली। जब ये औरतें कमरे में बैठकर ये ख्याली पुलाव पका रही थीं, तब नीचे अखाड़े में जंग शुरू हो चुकी थी। हजारों लोगों की नजरें इस पहली लड़ाई पर टिकी हुई थीं। जाहिर सी बात है, जिस इंसान में सबसे पहले आकर लड़ने की हिम्मत हो, उसका आत्मविश्वास यकीनन बेमिसाल होगा। बाकी सारे छात्र अपने दुश्मनों को चुनने में बहुत सावधानी बरत रहे थे, ताकि उन्हें अपना टैलेंट और युद्ध कलाएं दिखाने का पूरा मौका मिल सके। और सबसे बड़ी बात, वे किसी बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हार से बचना चाहते थे। 5 भवनों के लिए 5 अलग अलग चबूतरे बनाए गए थे, जिसका मतलब था कि एक साथ 5 लड़ाइयां चल रही थीं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली लड़ाई थी, वो रुद्र और विक्रम की ही थी। विक्रम का जीवन बंधन प्राणी पहले ही अखाड़े में अपना विकराल रूप दिखा चुका था। वो एक उच्च स्तर का 5 सितारा जादुई सितारा गरुड़ था, जो सितारों वाले तत्व का एक विशाल पक्षी था। उसका आकार बहुत ही डरावना और भारी भरकम था।
और जब उसने अपने विशाल पंख फैलाए तो उसके बैंगनी रंग के पंख किसी जादू की तरह चमकने लगे। पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उसके पंखों में कोई पूरी की पूरी आकाशगंगा बसी हो, जो बहुत ही रोशन और राजसी लग रही थी। इसके ठीक उलट रुद्र के कंधे पर बैठा वो छोटा सा पीला चूजा सिर्फ किसी नाजुक और लजीज पकवान जैसा लग रहा था। अगर उस सितारा रत्न ने उसकी असली औकात ना दिखाई होती तो कोई बेवकूफ ही इस बात पर यकीन करता कि ये छोटा सा चूजा उस विशाल जादुई सितारा गरुड़ से ऊंचे दर्जे का प्राणी है। विक्रम अपनी मांसपेशियां खींचकर खुद को गर्म कर रहा था और उसका चेहरा बहुत ही सख्त था। वो रुद्र को सिर्फ एक ही जोरदार वार में खत्म करने की तैयारी कर रहा था कि तभी उस छोटे से चूजे ने बहुत ही मजाकिया और ढीठ अंदाज में पूछा एक बहुत ही जरूरी सवाल, तेरा ये प्राणी नर है या मादा? क्या बकवास कर रहा है बे? इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? विक्रम ने आगे कदम बढ़ाया। उसके मुक्के पर सितारों जैसी तेज रोशनी चमकने लगी थी और उस मुक्के के अंदर इतनी भयानक ताकत थी कि आसपास की हवा भी कांपने लगी थी। फर्क कैसे नहीं पड़ता? अगर ये नर निकला तो मैं इसकी नसबंदी कर दूंगा, और अगर मादा निकली तो फिर जुगनू ने अपने नन्हे पंखों को अपनी कमर पर रखा और उस गरुड़ को बहुत ही हवस भरी नजरों से घूरने लगा। वो गरुड़ इस तरह की नीच बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली चीख मारी और जुगनू को जान से मारने के इरादे से उसकी तरफ झपटा। छी, कितनी भद्दी और मर्दाने जैसी आवाज है इसकी। एक और नर, तेरा सबसे बड़ा पाप यही है कि तूने गलत लिंग में जन्म लिया है। रुद्र, चीर दे साले को। आमतौर पर एक योद्धा अपने जीवन बंधन प्राणी को आदेश देता है कि क्या करना है, लेकिन यहां तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। क्या तू मेरी सवारी नहीं बनने वाला था? रुद्र ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। ओए गंवार इंसान, सवारी तो तू है मेरी, जुगनू ने बहुत ही शान से जवाब दिया। जिस गंभीर लड़ाई के बीच वे दोनों खड़े थे, वहां इस तरह हंसी मजाक करना विक्रम के खून को खौला रहा था। उसने एक मूल स्तर की शुरुआती युद्ध कला का इस्तेमाल किया, टूटते तारे का मुक्का। उसका मुक्का सच में किसी टूटते हुए तारे की तरह चमकने लगा था और उसमें इतनी भयानक ताकत थी कि कोई भी देखकर खौफ खा जाए। उसे पूरा यकीन था कि उसका ये एक मुक्का रुद्र को हवा में उड़ाते हुए अखाड़े से बाहर फेंक देगा। वो एक तीर से दो शिकार करने वाला था, रुद्र को उसकी औकात दिखाना और विद्यापीठ में अपनी शाही एंट्री पक्की करना। लेकिन जैसे ही विक्रम का वो प्रहार अपनी मंजिल पर पहुंचा, रुद्र का शरीर अचानक से धुंधला हो गया और किसी परछाई की तरह हवा में गायब हो गया। कुछ पलों के लिए विक्रम पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। उसे सच में लगा कि उसके मुक्के ने रुद्र के चीथड़े उड़ा दिए हैं और उसे राख में बदल दिया है। यह कैसी सड़ी हुई रफ्तार है तेरी? क्या तुझे खुद को आत्मिक स्तर का योद्धा कहते हुए शर्म नहीं आती? अचानक विक्रम के कान के ठीक बगल में एक सर्द और बेबाक आवाज गूंजी, जिसने विक्रम के अंदर मौत की सिहरन पैदा कर दी। उसने पलक झपकते ही पीछे मुड़कर अपना मुक्का चलाया, लेकिन रुद्र का शरीर एक बार फिर किसी परछाई की तरह हवा में गायब हो गया। और तब विक्रम को एहसास हुआ कि पूरा अखाड़ा रुद्र की धुंधली परछाइयों से भर चुका है। हर परछाई कुछ पलों के लिए वहीं रुकती और फिर अचानक गायब हो जाती। रफ्तार हमेशा से विक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी रही थी और वो किसी भी कीमत पर यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि असली रुद्र किस तरफ से हमला करने वाला है। यह यकीनन बीच के स्तर की मूल कला होगी। विक्रम को याद आया कि उसने रुद्र को सिंह और चंडेल के खजाने में 4 बहुत ही महंगी और दुर्लभ युद्ध कलाएं खरीदते हुए देखा था। क्या ऐसा मुमकिन था कि इस लड़के ने सिर्फ कुछ ही दिनों में उस कला को सीख लिया हो? यह ख्याल आते ही विक्रम की रूह कांप उठी। विक्रम ने खुद इस टूटते तारे के मुक्के को सीखने और घिसने में पूरा 1 महीना लगा दिया था, लेकिन यह हैरान होने का वक्त नहीं था। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, रुद्र और वो एक दूसरे के बिल्कुल बगल से गुजरे और अगले ही पल
रुद्र और उसका वो भड़कती हुई आग का नन्हा पक्षी दोनों मिलकर उस जादुई सितारा गरुड़ पर टूट पड़े थे। ले चक इसे, पाताल की आग और प्रेत का पंजा। भ्रमित करने वाली मृग तृष्णा जुगनू के लिए सबसे बेहतरीन और जानलेवा कला थी, क्योंकि उस विशाल गरुड़ के सामने उसका आकार बहुत ही छोटा था। इस कला ने जुगनू को पकड़ना लगभग नामुमकिन बना दिया था। रुद्र ने इन कुछ दिनों में अपना पूरा ध्यान 9 उड़ती हुई बिजलियों और भ्रमित करने वाली मृग तृष्णा पर लगाया था, और उसने अभी तक उस प्रेत के पंजे वाली कला को छुआ तक नहीं था। लेकिन जुगनू ने उस मृग तृष्णा और प्रेत के पंजे दोनों में एक बहुत ही अद्भुत महारत हासिल कर ली थी। एक अनंत काल का दैत्य होने के नाते जुगनू के अंदर किसी भी जादुई कला को सीखने और समझने की जो ताकत थी, वो दुनिया के किसी भी आम जीवन बंधन प्राणी से हजारों गुना ज्यादा थी। भले ही उसके खून की असली ताकत अभी भी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसके वो छोटे से पंजे देखने में भले ही मामूली लगते हों, लेकिन उनके सामने फौलादी दीवारें भी मोम की तरह पिघल सकती थीं। भ्रमित करने वाली मृग तृष्णा का इस्तेमाल करते हुए जुगनू पलक झपकते ही उस जादुई सितारा गरुड़ के सीने के ठीक सामने पहुंच गया और अपने उन तेज पंजों से उस गरुड़ के सीने का गोश्त ही नोच लिया। वो गरुड़ बहुत ताकतवर था। आखिरकार वो भी आत्मिक स्तर का एक खूंखार प्राणी था, लेकिन उसका भारी भरकम आकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था, क्योंकि वो किसी भी तरह उस छोटे और फुर्तीले चूजे को नहीं पकड़ पा रहा था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि रुद्र भी विक्रम के सिर के ऊपर से छलांग लगाकर उसी गरुड़ को अपना शिकार बनाने पहुंच गया था। कहा जाता था कि नाड़ी जागरण के स्तर तक योद्धा और उसका प्राणी दोनों ताकत में लगभग बराबर होते हैं, लेकिन जब वे आत्मिक स्तर में कदम रखते हैं तो प्राणी की ताकत अपने योद्धा से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आत्मिक स्तर में पहुंचने के बाद जीवन बंधन प्राणी अपनी आत्मिक कला का इस्तेमाल कर सकते थे। ये उनके खून में मौजूद एक बहुत ही जादुई और रहस्यमयी ताकत होती थी, जो आम युद्ध कलाओं से बिल्कुल अलग होती थी, और इसे सिर्फ जंगली जानवरों से ही छीना या सीखा जा सकता था। अगर उस गरुड़ को अपनी वो आत्मिक कला इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता और रुद्र या जुगनू पर उसका एक भी वार लग जाता, तो इस लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल सकता था। इसलिए इंसान और चूजे की इस बेजोड़ जोड़ी ने फैसला किया था कि वे अपनी रफ्तार और अपनी नई युद्ध कलाओं का पूरा फायदा उठाते हुए सबसे पहले उस गरुड़ को ही मौत के घाट उतारेंगे। रुद्र के दाएं हाथ में प्रियांश से लूटी गई वो शानदार वज्र अग्नि जंजीर थी। जादुई आग और बिजली की चिंगारियां उसकी जंजीर पर नाच रही थीं। ठीक उसी पल जब जुगनू ने अपने प्रेत के पंजे से हमला किया, रुद्र ने 9 उड़ती हुई बिजलियों के पहले वार से उस गरुड़ की पीठ पर एक जानलेवा प्रहार किया। भले ही वे अभी भी नाड़ी जागरण के 8वें स्तर पर ही थे, लेकिन उनके शरीर में उबलने वाली अनंत अग्नि प्राण ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि योद्धा और प्राणी दोनों ही अपनी नई युद्ध कलाओं को उनकी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल कर पा रहे थे। सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर रुद्र और जुगनू ने उस जादुई सितारा गरुड़ की जिंदा खाल उधेड़ कर रख दी थी, और वो गरुड़ दर्द से बिलखते हुए चीख रहा था, साले नीच कुत्ते रुद्र। जब विक्रम ने मुड़कर यह नजारा देखा तो गुस्से और नफरत से उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र के पास इतनी तेज रफ्तार होगी कि वो विक्रम को चकमा देकर उसके गरुड़ पर हमला कर देगा, और सिर्फ 2 सांस लेने जितने वक्त में। उन्होंने उस खूंखार गरुड़ को खून से लथपथ मांस के लोथड़े में बदल दिया था। उस गरुड़ को बुरी तरह अधमरा करने के बाद रुद्र फुर्ती से मुड़ा और विक्रम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अब जुगनू अकेले ही उस गरुड़ को मौत के घाट उतारने का काम संभालेगा, और रुद्र अकेले ही विक्रम को उसकी औकात दिखाएगा। जब अखाड़े में रुद्र की परछाइयां अभी भी धुंधला रही थीं, आसमान से वो वज्र अग्नि जंजीर किसी जानलेवा बिजली की तरह विक्रम का सिर फाड़ने के लिए नीचे उतरी। तो दोस्तों, रुद्र और जुगनू की इस जुगलबंदी ने विक्रम के आत्मिक स्तर के गुरूर की धज्जियां उड़ा दी हैं।
क्या वो वज्र अग्नि जंजीर अब विक्रम को